स्मार्ट एग्जाम एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। इस फाइनल टेस्ट की तैयारी के लिए यदि आप पीडीएफ या नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। चैनल डिस्क्रिप्शन में स्मार्ट एग्जाम एकेडमी ऐप का लिंक दिया गया है। कृपया सभी मटेरियल डाउनलोड करने के लिए वहां जाएं। और हाँ, किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहिए नीचे कमेंट में जरूर लिखें। तो आज हम प्राचीन भारतीय विरासत और इतिहास से जुड़े 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर गहराई से चर्चा करेंगे। बिल्कुल, हर प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, इतिहास का पिता यानी द फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं? विकल्प है ए थ्यूसिडाइड्स, बी हेरोडोटस, सी प्लेटो और डी अरस्तु। देखिए, ये प्रश्न उस व्यक्ति के बारे में है जिसे व्यवस्थित रूप से इतिहास लिखने का श्रेय दिया जाता है। सही। और अगर हम ऑप्शंस देखें तो ये सभी यूनानी विचारक हैं, लेकिन हेरोडोटस को उनके काम द हिस्ट्रीज के लिए इतिहास का पिता कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ घटनाओं की सूची नहीं बनाई बल्कि उनके कारणों की भी पड़ताल की, और यही चीज उन्हें अलग बनाती है। मतलब विश्लेषण पर जोर था। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 2, निम्न में से रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है? ये एक दिलचस्प सवाल है क्योंकि ये एक उपनाम के बारे में है। हाँ, विकल्प हैं ए गिरनार अभिलेख, बी प्रयाग स्तंभ लेख, सी कौशाम्बी अभिलेख और डी शाहबाजगढ़ी अभिलेख। जी, तो इसमें जो कौशाम्बी अभिलेख है उसमें सम्राट अशोक की रानी थी कारुवा की। अच्छा। उनके द्वारा दिए गए दान का उल्लेख मिलता है और बस इसी वजह से इसे रानी का अभिलेख कहते हैं। बहुत बढ़िया। सही उत्तर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए? ये प्रश्न अक्सर कंफ्यूज करता है। ऑप्शंस हैं ए मौर्य शासक, बी कुषाण शासक, सी सातवाहन शासक और डी गुप्त शासक। हाँ, तो कंफ्यूजन ये होता है कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे, लेकिन जब बात संख्या की आती है, मतलब सबसे ज्यादा किसने जारी किए, तो वो थे गुप्त शासक। ये उनकी आर्थिक समृद्धि को भी दिखाता है। ठीक है, तो संख्या में गुप्त ज्यादा थे। जी। सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 4, सह्याद्री पर्वत किसे कहा जाता है? यह भारत के भूगोल से जुड़ा एक महत्वपूर्ण नाम है। हमारे विकल्प हैं ए अरावली, बी विंध्य, सी पश्चिमी घाट और डी पूर्वी घाट। तो भारत के पश्चिमी तट के समानांतर जो पर्वत श्रृंखला चलती है, जिसे हम वेस्टर्न घाट्स कहते हैं, हाँ, उसी का स्थानीय और कह सकते हैं पौराणिक नाम सह्याद्री है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। बहुत अच्छे। प्रश्न संख्या 5, सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा गया है? ये तो हमारे राष्ट्रीय आदर्श वाक्य से जुड़ा सवाल है। बिल्कुल। ऑप्शंस हैं ए ब्राह्मी, बी खरोष्ठी, सी देवनागरी और डी पाली। तो सत्यमेव जयते जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है वो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के ठीक नीचे लिखा होता है जी। और वो देवनागरी लिपि में अंकित है जो हिंदी भाषा की भी लिपि है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब है प्रश्न संख्या 6, भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? ये एक स्टैंडर्ड है जो हमेशा फॉलो होता है। हाँ, विकल्प है ए 2.3, बी 3.2, सी 4.3 और डी 5.3। तो भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार हमारे तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमेशा 3:2 यानी 3.2 ही होना चाहिए। लंबाई 3 और चौड़ाई 2। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, गीता महाभारत के किस पर्व का भाग है? ये एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शंस हैं ए आदि पर्व, बी उद्योग पर्व, सी भीष्म पर्व और डी शांति पर्व। तो श्रीमद् भगवद गीता का जो पूरा संवाद है वो कुरुक्षेत्र युद्ध के शुरू होने से ठीक पहले का है। हाँ, श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच। जी। और ये पूरा प्रसंग महाभारत के छठे पर्व यानी भीष्म पर्व का हिस्सा है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है। प्रश्न संख्या 8, पंचतत्व में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है। हाँ, ये जरूरी है। ए पृथ्वी, बी वायु, सी आकाश और डी पर्वत। तो देखिए, पंच तत्व की जो अवधारणा है उसमें 5 मूल तत्व माने गए हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। सही। पर्वत जो है वो पृथ्वी तत्व का ही एक रूप है
वो अपने आप में एक मूल तत्व नहीं है। अच्छा, तो वो पृथ्वी का ही एक हिस्सा है। बिल्कुल। सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला है प्रश्न संख्या 9। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? ये तथ्यात्मक प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद से। विकल्प है 1000, 1017, 1028 या 1050। ऋग्वेद को 10 मंडलों में बांटा गया है और इसमें देवताओं की स्तुति में जो भजन है यानी सूक्त, उनकी कुल संख्या 1028 है। 1028 जी। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 10। आर्यभट्टियम के लेखक कौन हैं? ये तो नाम से ही जाहिर हो रहा है। हाँ, पर विकल्प कंफ्यूज कर सकते हैं। ए वराहमिहिर, बी ब्रह्मगुप्त, सी भास्कराचार्य और डी आर्यभट्ट। ये ग्रंथ महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने ही लिखा था। अच्छा। इसी में उन्होंने पाई का मान और पृथ्वी की परिधि जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए थे। सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 11। महाभाष्य के लेखक कौन है? ये संस्कृत व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। विकल्प है ए पाणिनि, बी कात्यायन, सी पतंजलि और डी भरत मुनि। तो देखिए, पाणिनि ने लिखा था अष्टाध्यायी, जो व्याकरण का मूल ग्रंथ है, और उसी अष्टाध्यायी पर एक बहुत विस्तृत टीका या भाष्य पतंजलि ने लिखा था, जिसे महाभाष्य कहते हैं। तो ये एक टीका ग्रंथ है। जी। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 12। आरंभिक पुराण कौन सा है, मतलब सबसे शुरुआती? ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि सभी पुराण प्राचीन हैं। ऑप्शंस हैं ए विष्णु पुराण, बी वायु पुराण, सी भागवत पुराण और डी मत्स्य पुराण। विद्वान जो है वो ऐतिहासिक और शैलीगत विश्लेषण के आधार पर ये मानते हैं कि वायु पुराण सबसे आरंभिक रचनाओं में से एक है। अच्छा, वायु पुराण। जी। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? यहाँ तारीख और ईसा पूर्व का ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल। विकल्प हैं ए 78 ईस्वी, बी 57 ईस्वी, सी 57 ईसा पूर्व और डी 1 ईस्वी। माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने शकों पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में इसकी शुरुआत की थी। और कब? 57 ईसा पूर्व यानी 57 बीसी में। जो 78 ईस्वी है वो शक संवत की शुरुआत है। ये अंतर जरूरी है। बहुत। सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है। प्रश्न संख्या 14। नागर शैली के मंदिरों की उत्पत्ति कहाँ हुई? ये मंदिर वास्तुकला की एक प्रमुख शैली है। ऑप्शंस है ए दक्षिण भारत, बी पूर्वी भारत, सी उत्तरी भारत और डी पश्चिमी भारत। भारत में मंदिर वास्तुकला की 3 मुख्य शैलियां हैं, नागर, द्रविड़ और वेसर। इनमें से नागर शैली का विकास और प्रचलन मुख्य रूप से उत्तरी भारत में हुआ। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 15। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ये भारतीय दर्शन के 6 प्रमुख स्कूलों में से एक हैं। विकल्प है ए कपिल, बी कणाद, सी गौतम और डी जैमिनी। तो वैशेषिक दर्शन का श्रेय जाता है महर्षि कणाद को। अच्छा। उन्होंने ही परमाणु सिद्धांत यानी एटॉमिक थ्योरी की अवधारणा दी थी। बाकी विकल्प भी दूसरे दर्शनों के प्रवर्तक हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 16 पर। आर्यभट्ट कहाँ के निवासी थे? हमने उनके ग्रंथ की बात की, अब उनके स्थान की बात करते हैं। ऑप्शंस ए उज्जैन, बी पाटलिपुत्र, सी काशी और डी नालंदा। आर्यभट्ट गुप्त काल के दौरान पाटलिपुत्र यानी जो आज का पटना है वहां रहते और काम करते थे। उस समय का एक प्रमुख केंद्र था ये? जी हाँ, शिक्षा और ज्ञान का। सही उत्तर है ऑप्शन बी। उड़ा नहीं गया बल्कि एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे काटकर बनाया गया है। अविश्वसनीय। और इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 18। आयुर्वेद की उत्पत्ति किस वेद से मानी जाती है? भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का स्रोत। विकल्प हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। अच्छा। क्योंकि अथर्ववेद में रोगों के उपचार, औषधियों और चिकित्सा पद्धतियों का बहुत विस्तृत वर्णन मिलता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 19। मौर्य काल में ऊनी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र कौन था? ये उस समय के व्यापार और उद्योग से जुड़ा सवाल है। विकल्प
ए मथुरा, बी पाटलिपुत्र, सी गांधार, डी तक्षशिला। उच्च गुणवत्ता वाली भेड़ों और ऊनी वस्त्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 20। इंडिका के लेखक कौन थे? ये मौर्यकालीन भारत पर एक विदेशी वृत्तांत है। विकल्प है ए फाहियान, बी ह्वेनसांग, सी मेगास्थनीज और डी इब्न बतूता। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और उसने ही ये लिखी। जी हाँ, उसने अपने अनुभवों को इंडिका नाम की किताब में लिखा। हालांकि अब ये मूल रूप में नहीं मिलती। जी सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 21। कश्मीर के इतिहास का वर्णन करने वाली पुस्तक कौन सी है? एक ऐसी किताब जो सिर्फ कश्मीर के क्रमबद्ध इतिहास पर है। ऑप्शंस है ए हर्षचरित, बी राजतरंगिणी, सी कथासरित सागर, डी मुद्रा राक्षस। कल्हण द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी को भारत का पहला व्यवस्थित ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। अच्छा, इसमें कश्मीर के राजाओं का पूरा इतिहास सिलसिलेवार ढंग से दिया गया है। जी, सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 22। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस वैदिक साहित्य में है? भारतीय सामाजिक संरचना का सबसे प्राचीन साहित्यिक संदर्भ। विकल्प सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद। वर्ण व्यवस्था का पहला जिक्र हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। पुरुष सूक्त में? जी, जहां 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है। जी, सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 23। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये एक बहुत ही फाउंडेशनल सवाल है। हाँ, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद। इसमें कोई शक नहीं कि ऋग्वेद विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। बाकी तीनों वेदों की रचना इसके बाद हुई। तो सबसे पहला ऋग्वेद है? बिल्कुल जी, सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 24। त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है 3 पिटारी। विकल्प है ए जैन, बी बौद्ध, सी हिंदू, डी सिख। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल हैं। ये 3 पिटक हैं? जी, सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो फिर प्रश्न संख्या 25। बौद्ध साहित्य की भाषा क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि धर्म का प्रसार कैसे हुआ। ऑप्शंस हैं संस्कृत, प्राकृत, पाली या मगधी। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश आम लोगों की भाषा में दिए ताकि सब समझ सकें। और वो भाषा कौन सी थी? वो थी पाली। इसीलिए शुरुआती बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से पाली में ही लिखा गया। जी, सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 26। जैन साहित्य का प्रमुख भाग कौन सा है? जैसे बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, वैसे ही जैन धर्म में? विकल्प हैं ए वेद, बी पुराण, सी आगम, डी उपनिषद। जैन धर्म के जो पवित्र ग्रंथ हैं, उन्हें सामूहिक रूप से आगम या आगम सूत्र कहा जाता है। आगम। जी, बाकी तीनों हिंदू धर्म से संबंधित हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 27। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार, एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति। विकल्प है ए आर्यदेव, बी विष्णुगुप्त, सी अश्वघोष, डी शूद्रक। चाणक्य को 2 और नामों से जाना जाता है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तो विकल्प में विष्णुगुप्त है? जी हाँ, उन्होंने ही अर्थशास्त्र की रचना की थी। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 28। प्राचीन भारत का सबसे पुराना उच्च शिक्षा केंद्र कौन था? सबसे पहला ज्ञात विश्वविद्यालय? ऑप्शंस हैं ए नालंदा, बी विक्रमशिला, सी तक्षशिला, डी वल्लभी। तक्षशिला दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। ये मौर्य काल से भी पहले का है। नालंदा और विक्रमशिला से भी पहले? जी, वो दोनों इसके बाद गुप्त और पाल काल में प्रसिद्ध हुए। जी, सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 29। अशोक के ब्राह्मी लेख किसने पढ़े? ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक खोज थी। विकल्प कनिंघम, टेलर, जेम्स प्रिंसेप या मार्शल। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे, जेम्स प्रिंसेप। उन्होंने 1837 में पहली बार सफलतापूर्वक ब्राह्मी लिपि को पढ़ा और इससे इतिहास के कई पन्ने खुल गए। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 30। दाहिने से बाएं लिखी जाने वाली लिपि कौन सी थी? लिखने की दिशा के आधार पर पहचान करनी है। ऑप्शंस हैं ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्टी या पाली। देखिए,
ब्राह्मी और देवनागरी तो बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, जैसे हम लिखते हैं। हाँ, लेकिन खरोष्टी लिपि जो पश्चिमोत्तर भारत में प्रचलित थी, वो अरबी और फारसी की तरह दाहिने से बाएं लिखी जाती थी। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 31। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? उन्होंने कई लिपियों का प्रयोग किया, पर सबसे ज्यादा कौन सी? खरोष्ठी, ब्राह्मी, गुप्त या शारदा? अशोक के ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में ही पाए गए हैं। यह लगभग पूरे साम्राज्य की मुख्य लिपि थी। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 32। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? सबसे पुराने और प्रमाणिक ग्रंथ? जातक, त्रिपिटक, मिलिंदपन्हो या ललित विस्तार? त्रिपिटक। जी। इसमें सूत, विनय और अभिधम्म पिटक हैं। उन्हें ही बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह? जी। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 33। यूनानी बौद्ध शैली किसे कहा जाता है? ये कला में दो संस्कृतियों के संगम का उदाहरण है। मथुरा कला, अमरावती कला, गांधार कला या सारनाथ कला? गांधार कला शैली, इसमें विषय वस्तु तो भारतीय थी जैसे बौद्ध धर्म, लेकिन बनाने की जो शैली थी वो यूनानी थी, इसीलिए यूनानी बौद्ध। बिल्कुल जी। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 34। महाजनपदों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? 16 महाजनपदों की जानकारी का पहला साहित्यिक स्रोत? वेदों में, पुराणों में, बौद्ध एवं जैन साहित्य में या अभिलेखों में? इनकी सबसे पहली और व्यवस्थित सूची हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलती है। जी। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 35। शल्य चिकित्सा का विवरण किस ग्रंथ में है? यानी सर्जरी पर लिखा गया प्राचीन ग्रंथ? चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय या भैषज्य रत्नावली? महर्षि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है और उनकी रचना सुश्रुत संहिता में सर्जरी का विस्तृत वर्णन है। चरक संहिता औषधि पर है ना? जी, वो मेडिसिन पर है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 36। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित हैं? 3 रत्नों की अवधारणा? बौद्ध, हिंदू, जैन या सिख? देखिए, ये अवधारणा बौद्ध और जैन दोनों में है, पर प्रमुख रूप से ये जैन धर्म से जुड़ी है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। बौद्ध धर्म में बुद्ध, धम्म, संघ है? बिल्कुल। तो दिए गए विकल्पों में जैन धर्म अधिक उपयुक्त है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 37। ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या किसने दी? पौराणिक कथाओं से हटकर वैज्ञानिक कारण किसने बताया? वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट या भास्कर? ये क्रांतिकारी काम आर्यभट्ट ने किया था। उन्होंने सबसे पहले बताया कि ग्रहण पृथ्वी और चंद्रमा की छाया से होते हैं, राहु केतु से नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 38। प्राचीन भारत में कर की दर क्या थी? भू राजस्व की मानक दर? 14, 15, 16 या 18? ज्यादातर प्राचीन ग्रंथों और अभिलेखों के अनुसार उपज का छठा हिस्सा यानी 16 कर के रूप में लेना एक मानक दर मानी जाती थी। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 39। तक्षशिला किस महाजनपद में थी? शिक्षा केंद्र तक्षशिला की महाजनपद के संदर्भ में स्थिति? मगध, अवंती, गांधार या कौशल? तक्षशिला गांधार महाजनपद की राजधानी थी, जो पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थित था। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 40। ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहाँ था? एक महत्वपूर्ण पूर्वी तटीय बंदरगाह? ओडिशा, बंगाल, आंध्र या तमिलनाडु? ताम्रलिप्ति एक प्रमुख प्राचीन बंदरगाह था जो आज के पश्चिम बंगाल में स्थित था। ये दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार का केंद्र था। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 41। इंडिका के लेखक कौन हैं? ये प्रश्न दोहराया गया है जो इसके महत्व को दिखाता है। ह्वेनसांग, फाहियान, मेगास्थनीज या प्लिनी? जैसा हमने पहले भी चर्चा की, इंडिका के लेखक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज थे। राइट। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 42। शुल्व शब्द का अर्थ क्या है? शुल्व सूत्र के संदर्भ में इसका अर्थ बताना है। जुड़ना, घटाना, नापना या काटना? शुल्व सूत्र ज्यामिति से जुड़े ग्रंथ है। इनमें शुल्व का अर्थ होता है नापने की रस्सी, जिसका प्रयोग यज्ञ की वेदियों को बनाने में होता था। तो इसका मूल अर्थ है नापना। राइट, सही उत्तर है ऑप्शन सी।
प्रश्न संख्या 43। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ है? आज के नक्शे पर इसकी लोकेशन। भारत, नेपाल, अफगानिस्तान या पाकिस्तान? तक्षशिला के जो पुरातात्विक स्थल है वो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावलपिंडी के पास स्थित हैं। राइट, सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 44। उत्तरापथ क्या था? बाद में ग्रैंड ट्रंक रोड बनी। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 45। आयुर्वेद की उत्पत्ति किस वेद से हुई? एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो फिर से आया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? जैसा पहले बताया, आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है, क्योंकि अथर्ववेद में चिकित्सा और जड़ी बूटियों का विस्तृत वर्णन है। जी, सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 46। गांधार कला किससे प्रभावित थी? इस कला शैली पर विदेशी प्रभाव। फारसी, यूनानी, चीनी या रोमन? गांधार कला की मूर्तियों की शैली, जैसे बालों का घुंघरालापन और कपड़ों की सिलवटें, ये सब यूनानी रोमन कला से बहुत प्रभावित थीं। विकल्पों में यूनानी सबसे सटीक है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 47। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? ये भी दोहराया गया है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। 70 AD, 57 BC, 320 AD या 100 AD? विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व यानी 57 BC में शुरू हुआ था। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 48। गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा क्या कहलाती थी? सोने के सिक्कों का नाम। पण, निष्क, दिनार या कशापण? गुप्त शासकों ने जो सोने के सिक्के जारी किए उन्हें दीनार कहा जाता था। ये शब्द शायद रोमन मुद्रा दिनारियस से आया था। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 49। जीवक किसके निजी वैद्य थे? एक प्रसिद्ध चिकित्सक और उनके संरक्षक राजा। अजातशत्रु, बिंबिसार, अशोक या चंद्रगुप्त? जीवक एक बहुत प्रसिद्ध वैद्य थे। वो मगध के राजा बिंबिसार के राजवैद्य थे और उन्होंने महात्मा बुद्ध का भी उपचार किया था। सही उत्तर है ऑप्शन बी। और अब हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 50। महाभाष्य के रचनाकार कौन है? संस्कृत व्याकरण का एक स्तंभ। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि या भरत? जैसा हमने पहले भी चर्चा की, महाभाष्य की रचना महर्षि पतंजलि ने की थी। ये पाणिनि के अष्टाध्यायी पर एक विस्तृत टीका है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। और इसी के साथ हमारे 50 प्रश्नों का ये सत्र समाप्त होता है। हमने इन प्रश्नों के माध्यम से प्राचीन भारत के इतिहास, संस्कृति, विज्ञान और दर्शन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को छुआ है। जी, और इन सभी तथ्यों को जानने के बाद एक सवाल मन में आता है। हमने राजाओं, विद्वानों, ग्रंथों और लिपियों की बात की, लेकिन इन सब के बीच उस दौर का एक आम इंसान, एक किसान या एक कारीगर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जीता होगा? ये सोचने वाली बात है। उसके दिन की सबसे बड़ी चिंता और सबसे बड़ी खुशी क्या रही होगी? इतिहास की बड़ी घटनाओं के बीच छुपी इन अनकही कहानियों के बारे में सोचना भी मुझे लगता है उतना ही जरूरी है। बहुत सही। इसी विचार के साथ हम आज के लिए विदा लेते हैं। अपनी तैयारी जारी रखें।